नमस्कार सभी को। आज हमारे इंडियन पॉलिटी सीरीज का 64th डे है, 64वां दिन है और सुप्रीम कोर्ट का दूसरा दिन है। तो स्टार्ट करते हैं हमने जहां से कल इसको एंड किया था। आर्टिकल 124 में हमने देखा सुप्रीम कोर्ट स्टार्ट हो रहा है, तो वहां पे उसके कंपोजिशन, ऑर्गेनाइजेशन, वो सारी चीजें देखा हमने। 125 में सुप्रीम कोर्ट के जो भी जज हैं वगैरह, उन सबको जो सैलरी दी जाती है 125 में कवर्ड है। और आज का जो आर्टिकल है 126 से हम स्टार्ट करेंगे, जहां पे अपॉइंटमेंट की बात की जाती है। किसकी? एक्टिंग चीफ जस्टिस। एक्टिंग मतलब कि फॉर द टाइम पे, कुछ समय के लिए। तो जो एक्टिंग चीफ जस्टिस होते हैं, जैसे नॉर्मल जो चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जज, जिसकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट करता है। तो इनकी भी अपॉइंटमेंट जो है प्रेसिडेंट के द्वारा की जाती है। द प्रेसिडेंट कैन अपॉइंट अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, एज एन एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। कब? जैसे अभी जो है सूर्यकांत जी है, 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो किसी कारणवश व्हेन हिज ऑफिस इज वैकेंट, या फिर ही इज टेम्पररली एब्सेंट, या फिर ही इज अनएबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज। तो ये तीन आधार रखा गया है, जहां पर प्रेसिडेंट को यह पावर दिया जाता है कि किसी भी जज सुप्रीम कोर्ट को फॉर द टाइम बीइंग आप जो है एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकते हो, व्हेन द चीफ जस्टिस का पोस्ट जो है वो वैकेंट है, वो एब्सेंट है, या फिर ही इज अनएबल टू परफॉर्म द ड्यूटीज ही हैज बीन असाइंड। तो ये पावर किसको दिया गया? प्रेसिडेंट को दिया गया, ये ध्यान रखिएगा। आर्टिकल 126 में हमने देखा एक्टिंग चीफ जस्टिस। वैसे ही 127 में है एडहॉक जजेस। एडहॉक मतलब कि फॉर द टेम्पररी पीरियड। लेकिन सबसे सुपर इंपॉर्टेंट एडहॉक जजेस के बारे में आपको याद रखना है कि जो जज होते हैं एडहॉक जजेस, उनकी अपॉइंटमेंट कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। सुपर इंपॉर्टेंट है, यहां पे ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट दिया रहेगा आपको ऑप्शन में, बट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया याद रखना है। कभी किसी सिचुएशन में लैक ऑफ कोरम जो है, कोरम मतलब मिनिमम स्ट्रेंथ चाहिए होता है सुप्रीम कोर्ट को भी, जब कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर पे इनको डिसीजन लेना हो। तो व्हेन देयर इज अ लैक ऑफ कोरम ऑफ द परमानेंट जजेस टू होल्ड और कंटिन्यू एनी सेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ध्यान रखिए, कैन अपॉइंट ए जज ऑफ हाई कोर्ट एज एन एडहॉक जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड। लेकिन जब अपॉइंटमेंट होता है एडहॉक जजेस का, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया करते हैं, सबसे सुपर इंपॉर्टेंट। लेकिन कुछ क्राइटेरिया है। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूं, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे जस्टिस ओपी श्रीवास्तव। इनको एडहॉक जज अपॉइंट किया गया था वे बैक इन 2007 यानी 2007 में, और ये जज थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, जिसको अभी हम प्रयागराज कहते हैं। तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन अपॉइंट हाई कोर्ट जज एज एन एडहॉक जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ओनली आफ्टर कंसल्टेशन। ध्यान रखिएगा, ओनली आफ्टर कंसल्टेशन विथ हुम। एक तो पहली बात, ये किससे प्रीवियस कंसल्ट लेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से, यानी अभी के केस में द्रौपदी मुर्मू से। दूसरा कंसल्टेशन इनको करना होगा किससे? चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कंसर्न, मतलब कि जिस भी हाई कोर्ट से आप जज को एडहॉक जज बना रहे हो सुप्रीम कोर्ट का, उसके हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से आपको कंसर्न करना पड़ेगा, कंसल्ट करना पड़ेगा। इस केस में जो 2007 में प्रेसिडेंट थे उनसे कंसल्ट हुआ होगा, और जो हाई कोर्ट यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होंगे 2007 में, उनसे कंसल्ट किया गया होगा। तो ये क्राइटेरिया है, ध्यान रखिएगा। और जाहिर सी बात है, जिस भी पर्सन को आप अपॉइंट कर रहे हो एडहॉक जज का, तो वो क्वालिफाइड होना चाहिए टू बी अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मतलब सिटीजन ऑफ इंडिया होंगे, 5 साल तक किसी भी हाईकोर्ट या हाईकोर्ट इन सक्सेशन में जज हो, 10 साल तक किसी भी हाईकोर्ट या हाईकोर्ट इन सक्सेशन में एडवोकेट हो, या फिर प्रेसिडेंट के नजर में डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट हो। ये देखा था हमने, ये क्वालिफिकेशन चाहिए होता है। और जस्टिस ओपी श्रीवास्तव को जब अयोध्या डिस्प्यूट के लिए इनको असाइन किया गया था एज एन एडहॉक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट 2007 में, तो जस्टिस ओपी श्रीवास्तव या फिर किसी भी एडहॉक जज को अपॉइंट कर रहे हो, तो उनका प्रायोरिटी काम क्या होता है? जिस भी पर्पस के लिए आपको अपॉइंट किया गया है, पहले उस काम को करो, सारा काम छोड़कर। ठीक है, इनके पास सारे जुरिस्डिक्शन होंगे, ही एंजॉयज ऑल जुरिस्डिक्शन, पावर, प्रिविलेज, सब कुछ दिया जाएगा अगर आपको बुलाया गया है, जो भी एज ए जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को दिया जाता है। तो अभी हमने देखा 126 में एक्टिंग चीफ जस्टिस, 127 में हमने देखा एडहॉक जजेस, और 128 में आपको है अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस।
पहली बात आप ये ध्यान रखोगे कि आर्टिकल 124 सब क्लॉज 7 में सिंपली लिखा गया है बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, यानी कि जो रिटायर्ड जज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के, दे आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लीडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट, एक्टिंग और प्लीडिंग इन एनी कोर्ट। तो जो रिटायर्ड जज है उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है रिक्वेस्ट कर सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज है या फिर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज है जो कि ड्यूली क्वालिफाइड है फॉर द अपॉइंटमेंट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, टू एक्ट एज अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट फॉर अ टेम्पररी पीरियड। यहां भी टेम्पररी पीरियड के लिए बात हो रही है, जरूरत पड़ती होगी कभी सारी चीजों के लिए तो उनको रिक्वेस्ट किया जा सकता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान रखना है, जब अपॉइंटमेंट करेंगे रिटायर्ड जज की तो ही मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कैन डू सो ओनली विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का प्रीवियस कंसेंट चाहिए होगा आपको, और किसका प्रीवियस कंसेंट चाहिए होगा? द पर्सन टू बी अपॉइंटेड। जिस भी पर्सन को आप अपॉइंट कर रहे हो उनका भी प्रीवियस कंसेंट आपको चाहिए होगा। तो सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। रिटायर्ड जज को आर्टिकल 124 सब क्लॉज 7 के तहत उनको बैन किया जाता है, लेकिन उन रिटायर्ड जज को अपॉइंट भी किया जा सकता है ओनली विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एंड द पर्सन टू बी अपॉइंटेड। ठीक है, और ये कौन कर सकता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उनको रिक्वेस्ट कर सकते हैं आकर ये काम जो है थोड़े वक्त के लिए आप संभाल लो। जिस भी जज को हम अपॉइंट कर रहे हैं एज ए रिटायर्ड जज तो उनको सारे अलाउंसेस मिलेंगे। ऐसा नहीं है कि आपने पहले दे दिया है तो अब नहीं देंगे, वो सारे अलाउंसेस मिलेंगे। जो कि कौन डिसाइड करेगा? प्रेसिडेंट मे डिटरमाइन। ये ध्यान रखिएगा, सुपर इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट मे डिटरमाइन। तो रिटायर्ड जज को क्या सैलरी, क्या अलाउंसेस आप दोगे वो डिसाइड कौन करेगा? प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा। और इनको सारे पावर्स दिए जाएंगे, ऑल द जुरिस्डिक्शन, ऑल द पावर्स, ऑल द प्रिविलेज, जो कि एक जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट को दिया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और वैसे इनको जज नहीं माना जाएगा, ही विल नॉट बी, ध्यान रखिएगा, नॉट बी अदरवाइज डीम्ड टू बी अ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। बस इनको टेम्पररी पीरियड के लिए जो है बुलाया गया है। यहां पे ध्यान रखिए, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट आर्टिकल 124 के सब क्लॉज 7 में दिया गया है, द रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर प्रोहिबिटेड फ्रॉम प्लीडिंग और एक्टिंग इन एनी कोर्ट और बिफोर एनी अथॉरिटी विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। दिस इंश्योर्स दैट दे डू नॉट फेवर एनी वन इन द होप ऑफ फ्यूचर फेवर। आर्टिकल 129 में सिंपली लिखा गया सुप्रीम कोर्ट टू बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसका यह मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के पास दो पावर है एज अ कोर्ट ऑफ रिपोर्ट। जो भी जजमेंट सुप्रीम कोर्ट देगी, जो भी प्रोसीडिंग्स, जो भी एक्ट सुप्रीम कोर्ट कल को पास कर रही है उसको हम रिकॉर्ड करेंगे एज अ परपेचुअल मेमोरी एंड टेस्टिमनी। जैसे 1973 में इन्होंने केशवानंद भारती केस में बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिफाइन किया, उसका जन्म दिया। तो ये क्या है? ये एक प्रोसीडिंग्स है, एक जजमेंट है जिसको हम एज अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड रखते हैं। जैसे इन्होंने 2007 में आईआर कोहिलियो केस में ये कहा कि जो भी आप शेड्यूल 1 में डालोगे हम उसको जुडिशियली रिव्यू करेंगे। तो मान लीजिए कभी के सिचुएशन में कोई केस आता है तो ये बताएंगे कि 2007 में हमने ऐसा जजमेंट दिया था, और वो जजमेंट 2007 का जजमेंट हुआ, 1973 का जजमेंट हुआ, 1994 का जजमेंट हुआ, कोई भी जजमेंट है उसको हम एडमिट करेंगे एज ए एविडेंटरी वैल्यू, और वो लीगल प्रेसिडेंट होगा, लीगल रेफरेंस होगा कि उसको सही माना जाएगा। ये ध्यान रखिएगा, उसको हम क्वेश्चन नहीं करेंगे जब उसको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। These records are admitted to be evidentiary value and cannot be questioned when produced before any court, और इनका लीगल प्रेसिडेंट होगा और लीगल रेफरेंस होगा, ये ध्यान रखिएगा। दूसरा पावर क्या है? पहला पावर तो वो है। तो सेकंड पावर है, अगर आप इस चीज से कंप्लाई नहीं करोगे, मतलब अगर आपको कोई जजमेंट पास कर दिया गया है, आप उससे कंप्लाई नहीं कर रहे हो, तो क्या होगा? तो सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या हो सकता है? सिंपल इंप्रिजनमेंट हो सकता है, या फिर आपको फाइन हो सकता है। तो सिंपल इंप्रिजनमेंट 6 मंथ के लिए आपको जेल हो सकती है, और या तो फाइन आपको 2000 रुपए की, या फिर दोनों, ये सारी चीजें। 1991 में सुप्रीम कोर्ट ये कहती है, इट हैज पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट नॉट ओनली ऑफ इटसेल्फ, मतलब हमारे जजमेंट या हमारे प्रोसीडिंग्स को आप नहीं मानोगे तो ही नहीं, बट ऑल्सो ऑफ हाई कोर्ट, ऑल्सो ऑफ सबऑर्डिनेट कोर्ट, या फिर
एंड एनी ट्राइब्यूनल्स, उसके भी आप जजमेंट को नहीं मान रहे हो तो भी मैं आप पे कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस जो है लगा सकता हूँ। और ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो सकता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में भी सिविल और क्रिमिनल। सिविल कंटेम्प्ट मीन्स मतलब जानबूझ के आप किसी जजमेंट, ऑर्डर या रीट को नहीं मान रहे हो या फिर किसी प्रोसेस ऑफ कोर्ट को नहीं मान रहे हो। विलफुल डिसओबीडियंस मतलब जानबूझकर आप उसको डिसओबे कर रहे हो, या फिर विलफुल ब्रीच मतलब जानबूझ के आप उस चीज को ब्रीच कर रहे हो, मतलब उल्लंघन कर रहे हो ऑफ एन अंडरटेकिंग गिवन टू ए कोर्ट। ये होता है सिविल नेचर का, सिविल कंटेम्प्ट। तो फिर क्रिमिनल कंटेम्प्ट क्या हुआ? क्रिमिनल कंटेम्प्ट का मतलब हुआ पब्लिकेशन ऑफ एनी मैटर और डूइंग एन एनी एक्ट विच स्कैंडलाइजेस और लोअर्स द ऑथोरिटी ऑफ कोर्ट। जैसे मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसी चीजें पब्लिश कर दिया जो कि कोर्ट के डिग्निटी को लोअर कर रहा है, या फिर प्रिजुडिसेस और इंटरफेयर्स विद द ड्यू कोर्स ऑफ जुडिशियल प्रोसीडिंग्स। जैसे आप जुडिशियल प्रोसीडिंग चल रहा है, उसमें सारी चीजें आप कुछ भी ऐसी सारी चीजें इंटरफेयर कर रहे हो या फिर कुछ ऐसी बातें कर रहे हो। इंटरफेयर्स और ऑब्स्ट्रक्ट्स द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस इन एनी अदर मैनर, जैसे किसी भी जजमेंट को पास करने में या फिर किसी भी केस को जब सुनवाई हो रही हो तो उसमें भी इंटरफेयर करके आप ऑब्स्ट्रक्शन मतलब कि उल्लंघन कर रहे हो, उनको परेशान कर रहे हो। ये सारी चीजें क्या हो गया? क्रिमिनल कंटेम्प्ट नेचर का होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ये भी कहती है कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में क्या नहीं होगा। हाउएवर इनोसेंट पब्लिकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सम मैटर, जैसे जो सही मैटर है उसका फेयर एंड एक्यूरेट रिपोर्ट आप जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की पब्लिश कर रहे हो, तो ये क्या है? ये रीजनेबल है। फेयर एंड रीजनेबल क्रिटिसिज्म ऑफ जुडिशियल एक्ट एंड कमेंट ऑन द एडमिनिस्ट्रेटिव साइड ऑफ जुडिशरी। तो जो फेयर है, ट्रू है रिपोर्ट है या फिर इनोसेंट पब्लिकेशन है, तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में नहीं काउंट होगा। दिस डू नॉट अमाउंट टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, ये भी ध्यान रखना है आपको। सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 130 में सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होती है 26 जनवरी को 1950 में, जबकि सुप्रीम कोर्ट का इनॉग्रेशन होता है 28 जनवरी को। इन्होंने अपना फंक्शन जो है 1950 में स्टार्ट किया था। तो सीट क्या है सुप्रीम कोर्ट का? न्यू दिल्ली में, यानी कि दिल्ली में है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने यह भी कहा है कि डिक्लेयर्स दिल्ली एज द सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बट इट ऑल्सो ऑथराइजेस द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया टू अपॉइंट अदर प्लेस और प्लेसेस एज अ सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ये पावर दिया गया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, लेकिन यहां भी ही कैन टेक द डिसीजन इन दिस रिगार्ड ओनली विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। ये भी ध्यान रखो, ओनली विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट। तो ये जो है सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट का ये प्रोविजन जो है ऑप्शनल है, कंपल्सरी नहीं है। इट इज ओनली ऑप्शनल, नॉट कंपल्सरी। मतलब कि कोई कोर्ट जो है कल को डायरेक्शन नहीं देगी किसको? चीफ जस्टिस को ऑफ इंडिया को या फिर प्रेसिडेंट को कि भाई हम ना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो है पटना में शिफ्ट कर दो, हम ना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑफिस जो है आपने कानपुर में खोल दो, हम चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का एक ऑफिस जो है जयपुर में खोल दो। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। इनके पास ऑप्शनल है, जरूरत पड़ेगी तो ये खोल सकते हैं, नहीं तो एज इट इज जो चल रहा है वो चलता रहेगा। सुपर इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, और आपको जानना भी जरूरी है एज ए सिटीजन ऑफ इंडिया, जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जिसमें सबसे पहला है आपका ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन, आर्टिकल 131 में, 131 में। ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में सुप्रीम कोर्ट का क्या आता है, मैं बताऊंगा ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन क्या होता है। एज एन ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन द सुप्रीम कोर्ट डिसाइड्स द डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड वन और मोर स्टेट्स। जैसे सेंटर हो गया केंद्र सरकार, चलो मान लेते हैं एनडीए की सरकार है वो, और केंद्र सरकार वन और मोर स्टेट, वेस्ट बंगाल अगेंस्ट में है या फिर केरला है। बिटवीन द सेंटर एंड एनी स्टेट, सेंटर एंड एनी स्टेट और स्टेट्स ऑन द वन साइड, वन और मोर अदर स्टेट ऑन द अदर साइड। सारी चीजें, एक तो आपने देखा सेंटर से स्टेट की लड़ाई है, एक तरफ देखा सेंटर और कुछ स्टेट जो है एक साथ है और कोई दूसरा स्टेट जो है उनके अगेंस्ट में है, तो ये केस भी ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में आएगा। बिटवीन टू और मोर स्टेट, जब कोई दो से ज्यादा स्टेट जो है खुद में डिस्प्यूट कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कल को कोई डिस्प्यूट अराइज हो जाता है वेस्ट बंगाल और बिहार में, तो इनके बीच में भी डिस्प्यूट है, तो भी ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन में काउंट होगा। बस ये तीन ऐसे डिस्प्यूट हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट के पास ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है। एक तरफ सेंटर है, दूसरी तरफ कुछ राज्य या फिर एक से ज्यादा राज्य है। दूसरी तरफ सेंटर और कुछ राज्य एक तरफ है और दूसरी तरफ कोई राज्य है, या फिर एक से ज्यादा राज्य हैं दूसरी तरफ, या फिर एक राज्य और दूसरी राज्य, मतलब एक राज्य जो है एक तरफ है, दूसरी राज्य दूसरी तरफ है, या फिर एक राज्य एक तरफ है, दो राज्य एक तरफ है, या फिर दो से दो ज्यादा राज्य एक तरफ है। तो ये सिचुएशन अराइज हो सकता है जहां पे सुप्रीम कोर्ट को ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन का पावर दिया जाता है अंडर आर्टिकल 131। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है, जो भी ये फेडरल डिस्प्यूट्स है, सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सक्लूसिव
एंड ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। अब यहाँ पे ये दोनों वर्ड का मतलब समझिए। एक्सक्लूसिव मतलब क्या हुआ? एक्सक्लूसिव मतलब कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ये पावर है, अर्थात नो अदर कोर्ट कैन डिसाइड सच मैटर या फिर डिस्प्यूट। एक्सक्लूसिव का मतलब हुआ ये कंप्लीट पावर जो है किसके अंदर है? सुप्रीम कोर्ट के अंदर है। नो अदर कोर्ट का यहां पे मतलब हुआ हाई कोर्ट, कोई हाई कोर्ट हस्तक्षेप करके डिसाइड नहीं करेगी। और ओरिजिनल का मतलब क्या हुआ? ओरिजिनल मतलब कि आप पहले इंस्टांस में, मतलब कोई आपके पास कोई अपील है, सर्टिफिकेट है, डजंट मैटर। ओरिजिनल का मतलब होता है कि आप फर्स्ट इंस्टांस में ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। आगे देखेंगे हम कि अपीलेट अथॉरिटी क्या होता है, अपीलेट जुरिस्डिक्शन क्या होता है। तो एक्सक्लूसिव का मतलब कोई और कोर्ट हस्तक्षेप ना करेगी, नो अदर कोर्ट कैन डिसाइड सच डिस्प्यूट। और ओरिजिनल का मतलब हुआ कि फर्स्ट इंस्टांस में आप जो है सुप्रीम कोर्ट के पास सीधा सीधे जा सकते हो। साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि फर्दर दिस जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट विच ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट डज नॉट एक्सटेंड टू द फॉलोइंग: अ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी प्री कॉन्स्टिट्यूशन ट्रीटी, एग्रीमेंट, कवनेंट, इंगेजमेंट, सनद और सिमिलर इंस्ट्रूमेंट। मतलब ये सारी चीज़ एक वही है कि आपने प्रीवियसली किसी मैटर पे जो है एग्रीमेंट साइन किया है। प्री कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पे क्या हुआ कि हमारा संविधान जो है कब लागू हुआ? कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आप देखोगे 26 जनवरी 26 ऑफ जनवरी 1950 में। तो इससे पहले जो भी एग्रीमेंट साइन हुआ है उस पे हम ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो है वो नहीं लगाएंगे। दूसरी तरफ ये भी कहा गया है अ डिस्प्यूट अराइजिंग आउट ऑफ एनी ट्रीटी, एग्रीमेंट एक्सेट्रा विच स्पेसिफिकली प्रोवाइड्स दैट द सेड जुरिस्डिक्शन डज नॉट एक्सटेंड टू सच अ डिस्प्यूट। मतलब कि कोई एग्रीमेंट आपने दो स्टेट के बीच में या सेंटर और स्टेट मिलकर साइन कर ले रहा है और उन्होंने स्पेसिफिकली बोला है कि ये हम जो है मैटर जो है सुप्रीम कोर्ट के ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन से जो है बाहर कर रहे हैं, तो ये हम कर सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। और जो ये ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है और कहाँ कहाँ एक्सटेंड नहीं होगा, तो इट डज नॉट एक्सटेंड टू इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट। इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट एक्ट आया था 1956 में। वहां पे ये जो ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का, उसको हमने बाहर कर दिया था। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। अब इसको इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट जो होता है वो आर्टिकल 262 में कवर है, वो हम अलग देखेंगे। बट फॉर द टाइम बिंग ये ध्यान रखिए, इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट हो वहां पे सुप्रीम कोर्ट का ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन जो एक्सटेंड नहीं होता है। मैटर्स रेफर टू फाइनेंस कमीशन, कोई मैटर है जिसको फाइनेंस कमीशन देख रही है। एडजस्टमेंट ऑफ सर्टेन एक्सपेंसेस एंड पेंशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, ये भी ध्यान रखना है। ऑर्डिनरी डिस्प्यूट ऑफ कमर्शियल नेचर बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट, ये भी नहीं जाएगा। रिकवरी ऑफ डैमेजेस बाय स्टेट अगेंस्ट द सेंटर, जब कोई डैमेज है उस चीज़ की रिकवरी हो रही है, स्टेट कर रहा है सेंटर से, जैसे जीएसटी का आप रिकवरी देखोगे बहुत सारे स्टेट, तो वो ओरिजिनल डिस्प्यूट में नहीं जाता है। ठीक है, ये ध्यान रखिए। सबसे पहला जो केस गया था 1961 में गया था, वॉज ब्रॉट बाई वेस्ट बंगाल अगेंस्ट द सेंटर। मतलब एक तरफ जो है स्टेट है और दूसरी तरफ क्या है, पहला पार्टी स्टेट है और दूसरी पार्टी कौन सी है? सेंटर है, केंद्र सरकार है। केंद्र सरकार ने एक एक्ट पास किया था, कोल बियरिंग एरियाज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 1957, उसी को चैलेंज किया था वेस्ट बंगाल की सरकार ने। लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट जो है ये केस या सूट जो था उसको डिसमिस कर देती है और उन्होंने अपहोल्ड कर दिया था इस वैलिडिटी को, अपहोल्ड द एक्ट। ठीक है, वो अलग कहानी है, बट बता रहा हूँ एज एन एग्जाम्पल के तौर पे ये होता है ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन के अंदर। रीट जुरिस्डिक्शन, इसके बारे में तो हमने फंडामेंटल राइट्स में भी पढ़ा था बहुत अच्छे से, लेकिन यहां भी इसका प्रोविजन है तो इस वजह से पढ़ना जरूरी है हमारे लिए। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज कॉन्स्टिट्यूटेड द सुप्रीम कोर्ट एज द गारंटर एंड डिफेंडर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन। जैसे आपके फंडामेंटल राइट्स के किसी भी प्रोविजन का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट जो है गारंटी देती है कि उसको डिफेंड करेगी। सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू रिट्स, और ये रिट्स कौन से आर्टिकल में था? आर्टिकल 32 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और रिट्स कौन कौन से थे? हेबियस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, क्यू वारंटो एंड सर्सियोरी। और इन सबको मैंने डिटेल में बहुत अच्छे से आपको कराया हुआ है फंडामेंटल राइट्स के चैप्टर में। द सुप्रीम कोर्ट इज एम्पावर्ड टू इशू रिट्स फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ऑफ एन एग्रीव्ड सिटीजन। यहां पे इसको समझाने के लिए कि ओरिजिनल का मतलब चेंज कैसे हो जाता है। इन दिस रिगार्ड द सुप्रीम कोर्ट हैज ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन। ओरिजिनल का मतलब कि आप फर्स्ट इंस्टांस में ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, नॉट बाई वे ऑफ अपील। लेकिन यहां पे
जो ये रीट जुरिस्डिक्शन है सुप्रीम कोर्ट का वो एक्सक्लूसिव नहीं है, जबकि हमने फेडरल डिस्प्यूट को देखा वो एक्सक्लूसिव था। एक्सक्लूसिव मतलब कि सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास ही पावर है, अर्थात एक्सक्लूसिव ना होने की वजह से रीट जुरिस्डिक्शन का पावर जो है किसको दिया गया, हाई कोर्ट को भी दिया गया है अंडर आर्टिकल 226। तो जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके पास ये पावर है, ऑप्शन है ईदर टू गो हाई कोर्ट अंडर आर्टिकल 226 और टू मूव सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32। ये ध्यान रखिएगा। तो पहले केस में देखा हमने जो फेडरल डिस्प्यूट्स था वो क्या था, ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव। लेकिन जो ये रीट जुरिस्डिक्शन है वो क्या है, ओरिजिनल है, हाँ जी है, बट नॉट एक्सक्लूसिव। ये ध्यान रखना है आपको। नॉट एक्सक्लूसिव का मतलब यहां पे पावर सुप्रीम कोर्ट के पास भी है और यहां पे पावर हाई कोर्ट के पास भी है। सुपर इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और जो ये रीट जुरिस्डिक्शन का पावर है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का, यहां पे नैरो पावर है सुप्रीम कोर्ट का। सुप्रीम कोर्ट के क्या मतलब कि सुप्रीम कोर्ट जो है रीट जुरिस्डिक्शन इनको सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के प्रोविजन के लिए दिया गया है, जबकि हाई कोर्ट को फंडामेंटल राइट्स प्लस एनी अदर पर्पस, फंडामेंटल राइट्स और एनी अदर पर्पस। अर्थात इसका यह मतलब हुआ द रीट जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट इज वाइडर देन दैट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। दोनों का आर्टिकल याद रखना है आपको, हाई कोर्ट का 226 में है जबकि सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 32 में है। यहां पर इसको बताने का यह मतलब था कि आर्टिकल 139 द पार्लियामेंट कैन कन्फर ऑन द सुप्रीम कोर्ट द पावर टू इशू रिट्स फॉर अदर पर्पस ऑल्सो। जो अदर पर्पस किसको दिया गया है, हाई कोर्ट को ऑलरेडी दिया हुआ है। तो पार्लियामेंट कल को चाहेगी तो सुप्रीम कोर्ट को भी ये पावर दे सकती है अंडर आर्टिकल 139। सुप्रीम कोर्ट क्या है, हमारा हाईएस्ट फाइनल कोर्ट ऑफ अपील है, गारंटर ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है। इनफैक्ट इसको कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। कस्टोडियन मतलब गार्जियन ही होता है। और इसी को नजर में रखते हुए अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर जो कि एक मेंबर थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, उन्होंने ये कहा द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज मोर पावर्स देन एनी अदर सुप्रीम कोर्ट इन एनी पार्ट ऑफ वर्ल्ड। सबसे पावरफुल कोर्ट पता है अपने सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को, किसने, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। पार्लियामेंट जो है आपने देखा आर्टिकल 139 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट को एम्पावर कर सकती है कि अदर पर्पस के लिए आप रीट्स जारी कर सकते हो। तो पार्लियामेंट इज नॉट ऑथराइज टू कर्टेल द जुरिस्डिक्शन एंड पावर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट। मतलब कि जो पावर दिया हुआ है ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट को, आप उसको कम नहीं कर सकते हो, कर्टेल नहीं कर सकते हो। हाँ, साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि पार्लियामेंट उसको बढ़ा सकती है लेकिन कम नहीं करेगी। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज गारंटेड टू द सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन ऑफ वेरियस काइंड्स, हाउएवर द पार्लियामेंट कैन एक्सटेंड द सेम बट कैन नॉट कर्टेल इट, और उसको कम नहीं करेगी, ये ध्यान रखना है। आप एक्सटेंड कीजिए वेल एंड गुड, उसको कम मत कीजिए। अब इन सब पे आधारित जो है आज जितने भी टॉपिक्स हमने पढ़ा उस पर कुछ क्वेश्चन है, कुछ सवाल है, वो करते हैं। आपके डाउट जो है यहां से क्लियर हो जाएंगे। विच ऑफ द स्टेटमेंट विथ रिगार्ड टू एडहॉक जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट इज और आर करेक्ट। एडहॉक जजेस के अपॉइंटमेंट कौन करता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। दे आर अपॉइंटेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। जी हाँ, ये सही है। They are appointed when there is a lack of quorum of the permanent judges to hold or continue any session of the Supreme Court। ये भी सही है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। एड हॉक जजेस हमने किस में देखा था, आर्टिकल 127 में। Consider the following statement: the Parliament is not authorized to curtail the jurisdiction and powers of Supreme Court। ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, पार्लियामेंट नहीं कर सकती है। The Parliament is also not authorized to extend the jurisdiction and powers of the Supreme Court। Not authorized, Parliament is authorized to extend, यानी कि दूसरा स्टेटमेंट जो है वो गलत है आपका, तो ए ओनली हो जाएगा। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आफ्टर रिटायरमेंट आर परमिटेड टू कैरी ऑन प्रैक्टिस बिफोर सुप्रीम कोर्ट ओनली, हाई कोर्ट ओनली, बोथ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, नन ऑफ द कोर्ट, नन ऑफ द कोर्ट। आर्टिकल 124 सब क्लॉज 7 में हमने सीधा सीधी लिखा था, क्या लिखा हुआ था, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट, बैन ऑन प्रैक्टिस आफ्टर रिटायरमेंट। वो अलग बात है कि रिटायर्ड जज को रिक्वेस्ट किया जा सकता है कि आप जो है फॉर द टाइम एक टेम्पररी पीरियड के लिए कुछ दिन आके जो है कार्यभार संभाल लो, दैट टू ओनली विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट एज वेल एज द पार्टी कंसर्न, यानी कि जिस भी पर्सन को अपॉइंट कर रहे हो उनका भी कंसेंट लेना जरूरी है।
एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, एक्टिंग चीफ जस्टिस कौन अपॉइंट करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 126। और एडहॉक जज को अपॉइंट कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 127। ये भी ध्यान रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ जजेस कैन बी अपॉइंटेड इन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया? एडहॉक जजेस। एडिशनल जज का प्रोविजंस देखा था? नहीं, हमने देखा रिटायर्ड जज का देखा था आर्टिकल 128 में, हमने एडहॉक देखा 127 में, और एक्टिंग देखा चीफ जस्टिस का, एक्टिंग चीफ जस्टिस 126 में। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक हो जाएगा, ए ऑन। अपना दिमाग नहीं लगाना, जो पढ़े हो उसी में से आंसर निकलेगा, ठीक है। अपना दिमाग नहीं कि हाँ एडिशनल हो सकता है क्या, सारी चीज, ऐसा नहीं कुछ करना है। विथ रेफरेंस टू द इंडियन जुडिशरी, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। Any retired judge of the Supreme Court of India can be called back to sit and act as a Supreme Court judge by the Chief Justice of India with the prior permission of the President। बिल्कुल सही है, ये देखा हमने। A High Court of India has the power to review its own judgment as the Supreme Court judge। हाँ, दोनों के दोनों जो है रिव्यू कर सकते हैं। जैसे ये रिव्यू का पावर जो है हम आगे पढ़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है अंडर आर्टिकल 137, वैसे ही हाई कोर्ट को भी दिया गया है अपने पावर, अपने जजमेंट को रिव्यू करने का, ठीक है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है सही है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ एडहॉक जजेस इन, तो एडहॉक जज के अपॉइंटमेंट का जो पावर है वो कहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट में है। और एडहॉक जजेस को अपॉइंट कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो किसी भी हाई कोर्ट के जज को आप सुप्रीम कोर्ट का जज बना रहे हो, एडहॉक जज, तो पहली बात आपको प्रेसिडेंट से कंसल्ट करना पड़ेगा, और एक प्रीवियस कंसल्ट आपको चीफ जस्टिस ऑफ कंसर्न हाई कोर्ट, जैसे ओपी श्रीवास्तव जी का हमने एग्जाम्पल देखा था, तो वो ध्यान रखिएगा। और ये आर्टिकल 127 में कवर है। The power of Supreme Court of India to decide disputes between center and the states falls under its, तो ये किस में फॉल करता है? ओरिजिनल जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 131, 131 में। Which of the following are included in the original jurisdiction of Supreme Court? A dispute between the government of India and one or more state, सही है। A dispute regarding the election to the either house of parliament and legislature of state, क्या ऐसा देखा था हमने? नहीं देखा था, तो दो काटिए। A dispute between the government of India and union territory, क्या यूनियन टेरिटरी देखा था हमने? नहीं, स्टेट देखा था सिर्फ। A dispute between two or more state, तो ये देखा था हमने। तो 1 और 4 जो है सही हो जाएगा। Who has the last authority to explain the constitution, तो ये किसके पास है? सुप्रीम कोर्ट के पास। कस्टोडियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? ये भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कहा जाता है। गार्जियनशिप ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसको दिया गया? ये वेस्टेड इन, तो ये सुप्रीम कोर्ट में वेस्टेड है, तो ये ध्यान रखिएगा सारी चीज। अंडर विच आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट सेफगार्ड द फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन सिटीजन्स, और वो कैसे करते हैं? रिट्स जारी करके। और ये आर्टिकल 32 में देखा था हमने, बहुत पहले भी और अब भी। Which of the following cases comes under the jurisdiction of High Court and Supreme Court? Dispute between center and state, ये ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव है, OE। Dispute between state, ये भी OE है, ओरिजिनल और एक्सक्लूसिव है सुप्रीम कोर्ट का। Enforcement of fundamental rights, ये दोनों के पास है, ओरिजिनल है और नॉट एक्सक्लूसिव है, तो दोनों के पास। The Supreme Court of India is a court of record, इसका मतलब क्या हुआ? It has to keep record of its decision, all its decisions have evidentiary value and cannot be questioned in any court. It has power to punish for its contempt. No appeal can be made against its decision. तो इसका ये मतलब हुआ all its decisions have evidentiary value and cannot be questioned in any court। ये सिंपल सरल देखा था हमने, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब ही था। The Supreme Court hold its meetings in New Delhi, but it can meet elsewhere। कहाँ भी, जैसे देखा हमने सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट न्यू दिल्ली का है, बट चीफ जस्टिस के पास पावर है कि वो दूसरे जगह पे भी सीट बना सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का, विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ प्रेसिडेंट, विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, इफ द मेजॉरिटी ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सो डिसाइड, ऐसा कुछ देखा था? नहीं। विद द अप्रूवल ऑफ पार्लियामेंट, नहीं। ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, नहीं। विद द अप्रूवल ऑफ प्रेसिडेंट, ये ध्यान रखिएगा। तो आज के इस टॉपिक को हम यही एंड करते हैं, और ये थीम है हमारा अशोका ट्री का, दैट इज शिक्षा या तो मुफ्त होनी चाहिए या न्यूनतम लागत पर होनी चाहिए, जिसपे हम काम करते रहेंगे। कल जो है इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। टाटा, सी यू।